ऐसा माना जाता है कि वही लोग आते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है या फिर वो किसी रसूखदार परिवार से होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संघर्षों के दम पर राजनीति में अपना मुकाम बनाते हैं। आज हमारे साथ संदीप जी हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना सफ़र शुरू किया। आज वो सक्रिय राजनीति में हैं और समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। स्वागत है संदीप जी आपका। जी। सबसे पहले संदीप जी हमें बताएं कि आपकी शुरुआती पढ़ाई जो रही है वो कैसे और कहाँ हुई और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है। देखिए अभय जी, मेरा शुरुआती बैकग्राउंड ये रहा कि मेरे दादाजी कंपनी गार्डन जो राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ पर चौकीदार रहे। तो दादाजी ने पिताजी को भी लगा दिया, तो कंपनी गार्डन में ही माली की पद पर मेरे पिताजी की भी पोस्टिंग हो गई। तो हमारा जन्म भी वहीं हुआ कंपनी गार्डन के अंदर ही, जहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है जिसे बोला जाता है, जहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली जो उन्होंने अपने आप को गोलियों से खत्म कर लिया था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए और मेरी शिक्षा दीक्षा शुरुआत से जगत तारण गर्ल्स जो स्कूल था वहाँ से हुआ, यहीं जॉर्ज टाउन में। तो यहीं हम लोग पढ़ते थे। जगत तारण में पढ़ाई करने के बाद मैं केपी इंटर कॉलेज में पढ़ाई शुरुआत कर दिया। तो केपी इंटर कॉलेज जब हम लोग आना जाना शुरू किए तो बीच में ही पढ़ता था सीएमपी डिग्री कॉलेज। तो वहाँ का एक अलग सा माहौल रहता था। छात्र संघ का एक गजब का जब चुनाव होता था तो एक रैलियाँ होती थी, माहौल बनते थे। तो क्लास 9-10 की बात रही होगी, तो हम लोग भी आते जाते थे। तो हम लोग का भी ग्रुप था, तो जुलूस में उस समय हम लोग जाया करते थे जैसे किसी सीनियरों के साथ में। तो राजनीति का एक हम लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो सोच नहीं सकते थे कि राजनीति में कभी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल के बाद एक ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मेरा पैर में अंगूठा मेरा कट गया। तो आर्मी में जाने का मेरा बड़ा वो रहा कि सीधी दौड़ कर लेंगे और आर्मी में मैं चला जाऊंगा। तो उसी समय मेरा पैर का अंगूठा जब कट गया तो मेरा कॉल लेटर आया। चूँकि सीधी दौड़ थी, मैं रनिंग तो करता ही था, तो उसमें बुलावा आ गया, लेकिन मैं फिजिकल में अनफिट हो गया। तो इंटर के बाद में जब तब तक मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में मेरा एडमिशन हमने लिया और उसी समय हमारे दोस्तों ने हम लोगों को जो है राजनीति में हम लोग आ गए। और छात्र राजनीति के दौरान आप बहुत सक्रिय रहते थे और पिताजी आपको राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, खुश नहीं थे, और आप आंदोलनों में रात को जो है दीवार कूद कर चुपके से चले जाते थे और पिताजी का डर था कि कहीं उनको पता न चल जाए। तो क्या पिताजी अब खुश हैं? हाँ, उस समय तो मान गए हैं पिताजी? तो उस समय तो दादाजी भी हमारे चूँकि पहलवान व्यक्ति थे और पिताजी भी बहुत ग्रामीण परिवेश से हम लोग थे। तो एक समय कहिए कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना था, तो फ्यूचर देख करके बड़ा चिंतित रहते थे। तो उस समय दादाजी हमारे चूँकि राजनीति से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे और पिताजी को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि ये क्या करेगा। तो उसमें घर का भी बड़ा प्रेशर रहता था, क्योंकि मैं कभी ना कभी गिरफ्तार हो जाता था। जब भी घर से जाऊं तो कहीं ना कहीं थाने में बैठा हूं। अच्छा, उस समय मेरे पास गाय भैंस का भी व्यापार था। अच्छा, उस व्यापार को मैं 3 भाइयों में मैं बीच का था। तो मेरे बड़े वाले भैया जो इस समय अधिवक्ता हैं और मेरा छोटा भाई जो तैयारी कर रहा है इस समय सिविल सेवा की, तो दोनों लोग नहीं करते थे, मैं ही करता था। तो जब गिरफ्तार हो जाऊं तो 4 से 5 बजे तक भी वो जिम्मेदारियां भी मुझे निभानी पड़ती थी। लेकिन अगर मैं थाने में हूं तो शायद उसको नहीं कर पाता था। तो आए दिन कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए डांट भी खाता था घर पे। तो बड़ा पेशोपेश की स्थिति रही। उसी दौर में मेरे ऊपर एनएसए लग गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए रासुका में मैं जेल चला गया और उसमें मुझे लंबे अंतराल में जेल काटना पड़ा। तो अच्छा, उस दौर में ही गाय भैंस सारे बिक गए, चूँकि घर में किसी को मालूम नहीं था कैसे क्या करना है। तो दादाजी मेरे बहुत ही भड़के। उन्होंने कहा कि इसने मेरी नाक कटा दिया, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, ये जेल चला गया। तो दादाजी बड़ा चिंतित हुए। एक तरीके से घर में खाना नहीं बना कि जेल चला गया। जेल मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो दादाजी भी गांव परिवेश से थे, दादी और माताजी घर में। तो एक तरीके से कहिए कि बड़ा निराशा छा गई। तो होली हमारी जेल में ही हुई। तो घर में भी किसी ने होली नहीं मनाई। तो अमूमन आते जाते फिर रेगुलर हो गए घर वाले। तो आज की डेट में कहीं जब दादाजी आखिरी स्टेज में रहे, थोड़ा सा खुश हुए, चूँकि लोग उनसे मिलने लगे। तो उन्हें लगा कि ये क्या हो गया आखिर की लोग हमसे काम कहते हैं। तो दादाजी को कहीं ना कहीं खुशी मिली थी कि मेरा नाती कुछ लग रहा था। आपने कहा कि आप शुरुआत में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ कि आपने ये तय किया कि हमें राजनीति में जाना है? देखिए, सामाजिक जीवन में जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे तब भी लोगों के कार्यों में कहीं ना कहीं हम लोग जो है लगे रहा करते थे। लोगों के कार्य कराते थे या कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ गई तो उसके हेल्प में हम लोग जाया करते थे। लेकिन
कई कुछ ऐसे एक लीडर के पास हम लोग गए और उन्होंने कहा कि जैसे एक बार किसी के पास काम कर लेकर के आप गए कि इनका ये काम है करा दीजिए, उस दौर में भी कि ये जानने वाले कर देंगे, तो उन्होंने एक बार मना कर दिया कि हम बार बार आप लोगों का काम जो है नहीं कराएंगे। तो एक अंदर से कहिए जिद आ गई कि नहीं यार, अब हम लोगों का कोई ऐसा, हम लोगों को कुछ ऐसा बनना है कि जिससे हम लोगों को किसी के पास जाना ना पड़े। ये मतलब स्टूडेंट लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे 4-5 लोग का ग्रुप होता है, उस तरीके से हम लोगों के मन में आया कि राजनीति। आर्थिक अभावों के बावजूद आपने एक लंबा राजनीतिक सफ़र तय किया, 15 वर्षों का लगभग मेरे ख्याल से। तो घर में सबसे ज़्यादा राजनीतिक सपोर्ट, समर्थन किसका मिलता है? राजनीति में तो माता पिता या भाई? देखिए, राजनीति में पत्नी तो बहुत देर में आई, तो सबसे पहले तो माता पिता, मेरे भाई। देखिए, हम मेरे परिवार में बड़ी एकता, एक तरीके से कहिए भाइयों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी है। और मेरे पिता एक मेरे दोस्त की तरीके, मेरे एक अच्छे पिता हैं और एक मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो कहने में कोई चीज़ें हम लोगों को संकोच नहीं होता। तो पूरा परिवार एक तरीके से कहिए मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अगर परिवार नहीं सपोर्ट करता, मुझे, मेरा मानना है राजनीति में आप नहीं कर सकते। तो राजनीति में कभी मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा। आर्थिक अभाव तो था, लेकिन सभी ने मिल के लड़ा। तो ये कहिए कि जमानत कराने के भी पैसे नहीं थे। अच्छा, उसमें कोई इतना बड़ा वजूद नहीं था कि लोग हमें फाइनेंस करें या लोग मेरी मदद करें, तो घर को ही करना था, लेकिन हम लोगों ने उसको एडजस्ट किया। व्यक्तिगत सवालों से इतर हम कुछ राजनीतिक सवाल करना चाहेंगे कि आप जो है छात्र राजनीति में 15 साल रहे, कि आपके सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां रहीं जो आपके राजनीतिक सफ़र में आई? देखिए, आज का राजनीति दौर जो चल रहा है वो ग्लैमर भरी दुनिया का है। ये ग्लैमर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो हम लोग जब राजनीति में आए तो मेरे घर से मेरा कॉलेज, मेरा मानना है कि 200 मीटर की दूरी पर होगा। तो हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे कि पूरे सारे दोस्त लोग आते थे, हम लोग यहाँ से पैदल ही चले गए कॉलेज, और कॉलेज से यहाँ तक चले आए, और जब कोई आंदोलन हुआ, न्यूज़ लगानी हुई, तो साइकिल से चले गए। लेकिन शायद आज के दौर में इतनी बड़ी राजनीतिक, कहीं ना कहीं फेसबुक आ गया, ग्लैमर आ गया, राजनीति में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, आपको महंगे जूते, ब्रांडेड कपड़े लोगों के आ गए। लेकिन उनके दौर में कहीं ना कहीं हम लोग जो काम किए, उस काम का कहीं ना कहीं रिजल्ट हम लोगों को मिला, और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। पूरे मेरे मोहल्ले से लेकर के दोस्तों ने सबसे पहले मेरा साथ दिया। राजनीति को लेकर लोगों का एक नज़रिया है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ होती है। लोग अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रशासनिक सेवा में जाएं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है? देखिए, राजनीति जितना लोग अच्छा मानते हैं, ठीक है, समाज में उसका क्या व्यू है, लेकिन लोग राजनीति को जितना आसान समझते हैं, उतनी राजनीति आसान है नहीं। अगर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि IAS PCS बनना गुरु बहुत आसान है, मेरा मानना है। आसान इन द सेंस कि उसमें एक बार आपको परीक्षा दे दिया, आपने बहुत लगन से पढ़ाई की 2-3 साल, और उसमें रिजल्ट दे दिया, आप PCS हो गए, IAS हो गए, उसके बाद आपको बैठना। लेकिन यहाँ मैं 20 साल से अपने आप को रोज़ साबित करता हूँ। रोज़ सवेरे उठता हूँ, आज हमने बहुत अच्छा काम किया है तो कल मुझे फिर साबित करना है। आज इस घंटे हमने बहुत अच्छा काम किया है, फिर हमें शाम तक में फिर साबित ही करते रहना। तो आपको रोज़ परीक्षा एक तरीके से, राजनीति में प्रतिदिन आपको 100% देना है। आज आपने बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप साल 2 साल के लिए सो जाएंगे। तो यहाँ चूँकि राजनीति का जो कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन राजनीति का जो लोग शॉर्टकट समझ करके आते हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं होते। तो कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी है, चूँकि 100% देना नहीं चाहता कोई। तो हम लोगों ने राजनीति को देखा कि आखिर राजनीति में लोग असफल क्यों हो रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक को लोग जितना हलवा समझते हैं उतनी हलवा है नहीं कि आया और एक बड़ी गाड़ी ले लिया और कुर्ता पहन करके राजनीति में आ गए। तो लोग कहीं ना कहीं हमें उन ऐसे लोगों को नकार भी देते हैं लोग राजनीति में। पिछले कुछ दिनों से बड़ा सवाल उठ रहा है लोकतंत्र को लेकर के। लोग कह रहे हैं बड़ी चुनौती भरे दौर से लोकतंत्र गुजर रहा है, आपका क्या मानना है? देखिए, आज जब देश में किसान आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, व्यापारी आंदोलित है, हमारे अधिवक्ता भाई आंदोलन करें, देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज की वर्तमान सरकार से खुश हो। तो आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं नौजवानों की है, रोज़गार है नहीं। और लगातार आप देखिए, नौजवान युवा कहीं ना कहीं, कल जो है वीडियो की जो भर्ती थी 2018, उसको निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे मौके पर अभी परसों देखा आपने, एक छात्र प्रतीक नाम का बघाड़ा में लगातार लोग, कोई ना कोई छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो कल हम लोग बल्कि थे बघाड़ा में, मैं था, मैंने कहा कि नौजवानों को आत्महत्याएं नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों की मजबूरी है।
गांव गरीब किसान का बेटा जब सपना लेकर के आता है तो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास जब रोजगार ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लोगों को पकड़वा तलने की सलाह देते हैं, तो ऐसे दौर में क्या होगा। संदीप जी, आप आंदोलनों से निकले हुए नेता हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि ये जो लोग आंदोलन करते हैं ये आंदोलनजीवी हैं। क्या आप भी अपने आप को आंदोलनजीवी मानते हैं? देखिए, आंदोलन करने वाले अगर हम आंदोलनजीवी हैं तो प्रधानमंत्री जी भी चंदाजीवी हैं। तो ये लोग चंदा जिस तरीके से मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को जाति के नाम पर जिस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं, अगर किसान आंदोलन करेगा तो आतंकवादी हो जाएगा, छात्र आंदोलन करेगा, अरे विपक्ष का राजनीति में लोकतंत्र है कि नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी की भाषा आप समझिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश को गुमराह करना चाह रहे हैं, देश का हमारे लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका। आप अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। अभी तो मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया, तो आंदोलन करेंगे तो आपको गुंडा बना दिया जाएगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है। अभी बीजेपी 3 कृषि कानून लेकर आई जिसके खिलाफ अभी दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलित हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कह रही, लगातार आरोप लगा रही कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लोग हैं, ये किसान नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने पैर पीछे लेगी इन 3 कृषि कानूनों को लेकर? देखिए, जो काला कानून ला करके भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ जिस तरीके से मजाक करने का काम किया, आप बताइए 4 से 5 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है। वो किसान आपको नहीं दिखता जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के किसान रैलियां कर रहे हैं। और न्यूज़ मीडिया कहीं ना कहीं, हमें तो हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी कहना चाहेंगे कि आज कहीं ना कहीं निष्पक्ष दिखाना चाहिए। किसान आंदोलन कर रहा है और आप किस तरीके से मजाक कर रहे हैं कि आंदोलन किसान नहीं है। आखिर किसान नहीं है तो हैं कौन वो लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करना चाहिए। जब किसी के कोई छात्रों के खिलाफ कोई कानून बन रहा है, उनके पक्ष में बन रहा है, व्यापारियों के लिए बन रहा है, किसानों के लिए बन रहा है, तो जब किसानों के लिए कोई कानून आया, किसानों ने कह दिया कि भैया हमको नहीं चाहिए ऐसा कानून, तो आप उस कानून को बदलने में क्या दिक्कत है भाई? किसानों के लिए तो आप बना रहे हैं। आप काला धन के नाम पर जब नोटबंदी करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री जी कोई भी चीज़ें होती है उसका कहते हैं कि साल भर बाद इसका असर आएगा, तो उसमें नोटबंदी आपने कर दिया। आप कोरोना के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश को बंद कर दिया, कहा इसका फ़ायदा हमें आगे मिलेगा। तो इस तरीके से कहने पर देश कहीं ना कहीं ये जान चुका है कि ये बहकावे में आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बातों का जवाब वोट से देने वाला है किसान। संदीप जी, आपके लिए विचारधारा और पार्टी किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? देखिए, हमारे लिए विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा से हम लोग जुड़ करके रहे। मैं तो 20 साल से हूँ और मेरा मानना है कि समाजवादी झंडे में मेरा शरीर भी जाएगा। हम लोग विचारधारा समझौता नहीं करेंगे। आपके लिए, आप एक पार्टी में, आप समाजवादी पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो अपने आप को कैडर मानते हैं या फिर पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता? देखिए, हमेशा मैं कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ, इसलिए कि लीडर तो परिपक्व होने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं लगातार सीखना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ। समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं हम लोग, और वो लीडर बन के आप नहीं कर सकते। मैं एक कार्यकर्ता बन के पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता संदीप जी कि जो लोहिया जी की और जेपी जी का समाजवाद रहा है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रही है, 90s के बाद जो सेकुलर पार्टियां रही हैं वो एक मंच पर नहीं आ पाई, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाजवाद अपने रास्ते से भटक गया है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम डॉक्टर लोहिया जी को तो नहीं देखे, जेपी जी को हम नहीं देखे, लेकिन समाजवादी नायक, समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हम लोगों ने देखा है। उनके विचारों को लेकर के, डॉक्टर लोहिया जी की विचारों को अगर किसी ने जीवंत किया है तो माननीय नेताजी ने किया है। और नेताजी की पार्टी, समाजवादी पार्टी को, डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा को अगर आज आगे देश में कहीं ले जाना चाह रहा है कोई, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके नेता पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वे ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अब जमीन की राजनीति नहीं कर रहे हैं जो समाजवादी लोग करते थे। देखिए, तो आम लोगों की भाषा आप भी बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि अब लगातार आप देखिए, कल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों का आरोप नहीं, लोगों का आरोप है, लेकिन आप लोग भी तो कम से कम ये वही देखिए, आप तो देख ही रहे हैं लोग बोले क्या कह रहे हैं। वो लोग तो विरोधी लोग भी बोल रहे होंगे। कल अभी मानिए जी कौशाम्बी से, मैं गिना दूं आपको, रायबरेली होती हुए वाया कार से गए थे। उससे पहले मेरठ थे,
उससे पहले बरेली थे, उससे पहले आप इलाहाबाद आए, उससे पहले पूर्वांचल, लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और साइकिल भी चला रहे हैं। तो देश में जनता बदलाव चाहती है और बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चकनाचूर करेगी समाजवादी पार्टी। संदीप जी, 2017 में आप शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी की दावेदारी पेश कर रहे थे, तो क्या माना जाए 2022 में आप फिर से दावेदारी पेश करेंगे? हाँ, लगातार मैं काम कर रहा हूँ। अगर समाजवादी पार्टी ने हमें मौका दिया तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार तो 2017 में हमें समाजवादी पार्टी की तरफ से मौका मिला, लेकिन गठबंधन में हमारी सीट चूँकि चली गई यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन में। तो इस बार ऐसा नहीं है, अगर मौका मिलेगा तो हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर 2022 में आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो समाज के वे दो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप विशेष काम करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा तो कोई विशेष नहीं होता। अगर आप दो ऐसे बड़े मुद्दे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो वो पर्टिकुलर मेरा मानना है कि सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग काम करना चाहेंगे। तो मैं युवा हूँ, तो कहीं ना कहीं नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, और छात्र राजनीति से हम लोग निकल करके आए हैं, तो नौजवानों के लिए बड़ी जिम्मेदारी, और समाज में हम कैसे बदलाव ला सकें, विकास कैसे कर सकें अपने क्षेत्र का, इस पर मेरी अहम भूमिका रहेगी। आपने छात्र राजनीति से अपना सफ़र शुरू किया, और आपको क्या लगता है कि छात्र राजनीति कहीं ना कहीं अब प्रासंगिक नहीं रह गई है? क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो छात्र नेता हैं वो पार्टी के कठपुतली बन के रह जाते हैं, और मुद्दों पर, छात्र हितों पर बात उतना नहीं हो पा रही जितना पहले हुआ करती थी आपके दौर में। देखिए, जब से लिंग 2 लागू हो गया, कहीं ना कहीं तो एक साल में छात्र राजनीति में कोई नया लीडर आता है और वो चुनाव लड़ता है, तो सीखने का मौका तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। जब पहले इससे चुनाव हुआ करते थे तो 10 साल तक छात्र नेता एक कहीं ना कहीं संघर्ष करता था, और बारीकियों से वो सीखता था कि कैसे चुनाव लड़ना है, या कैसे विकास करना है, कैसे हम आगे जाना है हमको, तो उसका एक एम हुआ करता था। लेकिन अगर इन सब को भी अगर किसी ने मजबूती के साथ, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के मुद्दों पर, समाजवादी छात्र सभा ने हमेशा संघर्ष किया है, और उसी का रिजल्ट देखेंगे तो लगातार समाजवादी छात्र सभा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जीतती चली आ रही है। तो अब हमारा रैपिड फायर का समय आ गया है, तो मेरा पहला सवाल रैपिड फायर का है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कही जाए तो बहुत बड़ी संस्थान है, जो इलाहाबाद की गरिमा है, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप कुछ भी बन सकते हैं, जो सोच लेंगे, मेरा मानना है वो बन सकते हैं। प्रयागराज गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती हैं, और देश का कुंभ लगता है भाई, तो एक बड़ी हमारी योगी आदित्यनाथ। ये योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। आप बताएं। जिस तरीके से उनका काम है, आज बड़ा फेमस हो रहे हैं कि पूरी सरकार चिलम के नशे में मस्त है। अखिलेश यादव जी जैसा तो कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। उनको तो शब्दों में हमें नहीं लगता कि परिवार किसका? हमारा परिवार, अपना ही परिवार। राजनीति में परिवार तो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं भी राजनीति में संघर्षों के दौर में भी अगर समय मिलता है तो परिवार को जरूर समय देता हूँ। लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी विचारधारा, समाजवाद, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति, समाज की आखिरी पंक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना ही समाजवाद है। और अंतिम रैपिड फायर है, आप लगातार कहते रहे हैं कि आपके जीवन में दोस्तों का बड़ा योगदान रहा है, तो दोस्त को डिफाइन कर दें। देखिए, दोस्त तो मुझे नहीं लगता कि उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके जीवन में बड़ा योगदान था। मेरे जीवन में तो दोस्ती का मतलब, और लोगों ने कहा कि राजनीति में कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते, दोस्ती ज़्यादा से ज़्यादा साल 6 महीने तक चलती है, लेकिन मेरी दोस्ती तो। आपने कई मंचों पर कहा कि आपको आपके दोस्तों ने बनाया। बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा कहा हूँ और मैं कहता रहूँगा, इसलिए कि दोस्ती को डिफाइन कर पाना शब्दों में बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।